नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी की खास पेशकश खास मुलाकात में। मैं हूं कृति मिश्रा और आज मेरे मेहमान हैं जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी। सर नमस्कार और स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी पर। सर, पूरे विश्व ने वर्ल्ड वाटर डे मनाया, प्रधानमंत्री ने भी कैच द रेन कैंपेन लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि लोगों को पानी बहुत एफिशिएंटली आगे यूज़ करना है। किस तरह से आप इसको मास मूवमेंट बनाएंगे? देखिए, 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस पद पर आने के साथ साथ में ही जल की चेतना को जन चेतना में गहराई के साथ में बिठाने के लिए प्रयास प्रारंभ कर दिए थे। मैं स्मरण कराना चाहता हूं 2014 में जिस तरह से उन्होंने सारे चुने हुए ग्रामीण अंचल के जनप्रतिनिधि, गाँव के सरपंच, ग्राम के प्रधान, मुखिया, जो कुछ भी कहा जाता है, उनको अपनी तरफ से पत्र लिख करके एक जल के विषय पर विशेष ग्राम सभा आयोजित करने का आग्रह किया था। लगभग 2.5 लाख जगह पत्र लिखे गए थे 12 अलग अलग भाषाओं में। उसका परिणाम हुआ 1.5 लाख से ज़्यादा जगहों पर इस तरह की जल सभाएं आयोजित भी हुई और निश्चित रूप से गाँव में एक चेतना इसको लेकर के व्याप्त हुई। फिर उसी के क्रम में जल शक्ति अभियान किया गया। जल शक्ति अभियान में भी इसी तरह की चेतना को जागरण करने के लिए देश के 256 जिलों को आइडेंटिफाई करके, जो वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट गिने जाते हैं, वहाँ देश की सरकार में काम करने वाले जॉइंट सेक्रेटरी एंड अबव, उस स्तर के अधिकारी, उसके साथ में मंत्रालय के जो टेक्निकल ऑफिसर्स हैं, हाइड्रोजियोलॉजिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, उन सब की टीम्स बना करके उन जिलों में भेजा था। 4-5 मूल विषयों पर बात करने के लिए, आग्रह करने के लिए कहा गया था। एक, बरसात के पानी को रोकने के लिए अवसंरचनाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से बनाए जा सकते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से हैं या हमारे ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज़ हैं, उनको रिस्टोरेशन किस तरह से किया जा सकता है, जो पानी हम बरसात का संचित करते हैं उसका ठीक से रख रखाव किस तरह से हो सकता है, और अफॉरेस्टेशन एक्टिविटीज़ को किस तरह से बढ़ा सकते हैं। इन 4 के माध्यम से समाज में चेतना का जागरण करना, ये मूल रूप से विषय था। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि लाखों की संख्या में स्ट्रक्चर्स बनाए गए, करोड़ों की संख्या में पेड़ लगाए गए और हज़ारों की संख्या में स्ट्रक्चर्स को रिजुविनेट और रिनोवेट किया गया। एक चेतना बनी और उसी क्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनेक बार जब भी उन्हें अवसर मिला, चाहे विज्ञान भवन में 25 दिसंबर को 2019 में अटल भूजल योजना के लॉन्च के समय में हो या उसके बाद में मन की बात के समय में, अनेक बार उन्होंने हमेशा ही पानी के विषय को जन जन का विषय बनाने के लिए आह्वान किया। और मैं ये मानता हूँ कि निश्चित रूप से उनके प्रयासों के कारण से और उसके बाद जिस तरह से समाज के विभिन्न वर्गों ने मिलकर के, सारे टीवी चैनल्स ने, मीडिया हाउसेस ने, प्रिंट मीडिया हाउसेस ने, अलग अलग एनजीओज़ ने, एजुकेशन वर्टिकल पे काम करने वाले लोगों ने, सब ने जिस तरह से काम किया, उसका परिणाम निश्चित रूप से अब दिखने लगा है और जल का विषय जन सामान्य का विषय बनने लगा है। उसी क्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी जल शक्ति अभियान का जो दूसरा अध्याय जो प्रारंभ किया था, जिसको उन्होंने थीम दिया, कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। जहाँ कहीं भी बरसात की बूंद गिरे और जब कभी भी गिरे, हम उस पानी को सहेजें, पानी का संचय करें, संचित पानी का विवेकपूर्ण उपयोग करें और उपयोग किए हुए पानी को भी वापस पुनः चक्रित करके उसको वापस साफ करके दोबारा उपयोग करें। निश्चित रूप से अब जल का आंदोलन जन जन का आंदोलन बनने की दिशा में आगे बढ़ा है। एक और इतिहास रचा गया, जो अग्रीमेंट हुआ आपके मंत्रालय उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में केन बेतवा को लेकर, इंटरलिंकिंग को लेकर, क्या मायने हैं सर इसके? देखिए, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लिए कल का दिन एक स्वर्णिम दिवस था। निश्चित रूप से बुंदेलखंड के लिए, बुंदेलखंड की वर्षों से प्यासी धरती के लिए भी निश्चित रूप से बहुत बड़ा दिन था। लेकिन अगर मैं भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, तो एक सुनहरे सूर्य का उदय हुआ है और वो इसलिए कि एक नए युग का सूत्रपात माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। हम सब जानते हैं, अटल जी के ज़माने से नदियों को जोड़ने की परिकल्पनाएं बनी थी, अध्ययन भी हुए, लिंक्स आइडेंटिफाई हुए थे। पिछले 5 साल में हमने उनके ऊपर काम करते हुए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बनाई थी, स्टैट्यूटरी क्लियरेंसेस के लिए काम किए थे। नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान के जो 5 जो प्रायोरिटी लिंक्स थे जो आइडेंटिफाई किए गए थे, उन पर और गति से काम किया गया था। लेकिन जल क्योंकि राज्यों का विषय है, राज्यों में सहमति जब तक नहीं होगी, हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते थे। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी का और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी का, कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आस्था और विश्वास रखते हुए उन्होंने
इस बात को स्वीकार किया, दोनों राज्यों में सहमति बनी है। लगभग 12 लाख हेक्टेयर ज़मीन, प्यासी ज़मीन को सिंचाई के लिए स्थायी समाधान मिलेगा और 62 लाख लोगों को पेयजल की सुविधा मिलेगी। बहुत बड़ी घटना जो है ये निश्चित रूप से देश में हुई है। सर, उम्मीद ये की जा रही है, लेकिन इस पर भी दो राय हैं। कुछ लोगों का मानना है कि जो भारत की पानी की समस्या है वो इंटरलिंकिंग से ही दूर हो सकती है, तो दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका कहना है कि असेसमेंट होना चाहिए, अभी सोशियोलॉजिकल असेसमेंट होना चाहिए, इकोनॉमिक असेसमेंट होना चाहिए, इन्वायरमेंटल असेसमेंट होना चाहिए। ऐसे में इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट में आप किस तरह के चैलेंजेस देखते हैं आगे? देखिए, इंटरलिंकिंग एकमात्र समाधान है ऐसा मैं नहीं कहता। भारत जैसे विशाल देश में, विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों वाले देश में केवल मात्र इंटरलिंकिंग से ही समस्याओं का समाधान हो जाएगा ऐसा नहीं है। देश की जल समस्या के समग्र समाधान के लिए हमको एकीकृत इंटीग्रेटेड दृष्टि से सोचना भी पड़ेगा, काम भी करना पड़ेगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसकी शुरुआत जल शक्ति मंत्रालय, एक एकीकृत मंत्रालय के रूप में गठित करके की है। निश्चित रूप से हमारी डिपेंडेबिलिटी ग्राउंड वाटर पर बहुत ज़्यादा है, तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज किस तरह से हो सकता है, ग्राउंड वाटर पर जो दबाव है वो किस तरह से कम हो सकता है, हमें इन सब विषयों पर एक साथ विचार करना पड़ेगा। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अंततः जब समाज ऐसे विषय को ओन कर लेता है तो निश्चित रूप से इनके समाधान सुगम हो जाते हैं। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम पार्टिसिपेटरी वाटर मैनेजमेंट की दिशा में हमने कदम आगे बढ़ाए। तो आगे किन किन नदियों पर फोकस रहेगा इंटरलिंकिंग के लिए, और खासकर सर किस तरह की टाइमलाइंस देख रहे हैं आप? देखिए, पूरे देश में सरप्लस बेसिन से डेफिसिट बेसिन में जहां पानी ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ऐसे 30 लिंक आइडेंटिफाई हुए हैं। विस्तार से बहुत लंबे विषय पे मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि उनमें प्रायोरिटी के साथ में हम 3-4 लिंक्स पर काम कर सकते हैं। महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में दमनगंगा पारतापी पिंजल जो परियोजना है उस पर हम काम कर सकते हैं। जहाँ जो महाराष्ट्र के लिए अनुपयोगी पानी है, जो उनके उपयोग में नहीं आ सकता है, भौगोलिक स्थिति के कारण से समुद्र में व्यर्थ बह करके जाता है, उस पानी का गुजरात उपयोग कर सके। और दूसरी तरफ जो गुजरात का ऐसा पानी है, उस पानी को मुंबई के पानी के पीने के पानी की सिक्योरिटी के लिए महाराष्ट्र उपयोग कर सके, इसकी संभावनाएं प्रबल है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में ERCP का जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर काम किया जा सकता है, यदि दोनों राज्यों के बीच में सहमति बन जाती है। तो इस तरह के कुछ प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाइड हैं, उन पर भी हम आगे काम करने वाले हैं। और साउथ की बात की जाए तो अनेक प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन सबसे पहली आवश्यकता जो है वो राज्यों के बीच में सहमति बनने की है। हमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु होते हुए केरल तक पानी पहुंचाया जा सकता है। ठीक, यदि हम देखें तो छत्तीसगढ़ से प्रारंभ होकर के उड़ीसा से होते हुए हम यदि नदियों को लिंक, महानदी का सरप्लस पानी, गोदावरी में गोदावरी का सरप्लस पानी, इस तरह से अगर लेकर जाएं तो हम कावेरी तक पानी को लेकर जा सकते हैं। और निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा परिवर्तन उसके माध्यम से हो सकता है। 2024 तक हर घर में जल पहुंचाने की बहुत बड़ी आपके सामने अपॉर्चुनिटी भी है और मैं कहूँगी चैलेंज भी है। आज अगर अभी की हम बात करें तो आपको क्या लगता है, क्या अचीवमेंट्स हैं और कितना दूर है रास्ता? देखिए, निश्चित रूप से जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2019 में लाल किले के प्राचीर से जल जीवन मिशन घोषित किया था, उस दिन मुझे बहुत बड़ी चुनौती दिखाई देती थी। क्योंकि जिस दिन उन्होंने घोषित किया था उस दिन के आंकड़े ये थे कि 70 साल तक देश की राज्य सरकार ने, राज्यों की सरकारों ने, स्थानीय सरकारों ने जिस तरह के यत्न किए थे, उसके बावजूद भी 19 करोड़ घरों में से केवल 3 करोड़ 23 लाख घरों तक पीने का पानी पहुंचा था। प्रतिशत में देखें तो केवल 17% से कुछ कम घरों तक। निश्चित ही बहुत बड़ी चुनौती दिखाई देती थी, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी की ड्राइविंग फोर्स और पिछले 5 साल में जिस तरह से इस तरह की सभी चुनौतियाँ, चाहे फाइनेंशियल इंक्लूजन हो, चाहे सैनिटेशन फॉर ऑल हो, चाहे क्लीनर फ्यूल फॉर ऑल हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑल हो, या रोड फॉर ऑल हो, या हेल्थ फॉर ऑल हो, इन सब पे जो सक्सेसफुली काम किया था, उसको लेकर के मन में एक विश्वास भी था कि निश्चित रूप से मोदी है तो मुमकिन है। और मैं आज गर्व के साथ में कह सकता हूँ कि जब 2019 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की, जल क्योंकि राज्यों का विषय है, अलग अलग राज्यों की अलग अलग परिस्थितियाँ हैं, अलग अलग प्राथमिकताएं हैं, हमने राज्यों के साथ में व्यापक कंसल्टेशंस किए, उनकी स्थितियों परिस्थितियों का अध्ययन करते हुए एक कॉमन गाइडलाइन बनाई। दिसंबर 25 को सुशासन दिवस के दिन माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से वो गाइडलाइन लॉन्च हुई थी।
हम सब जानते हैं 25 दिसंबर से ठीक 3 महीने बाद में देश में 25 तारीख को लॉकडाउन हो गया था। आज लॉकडाउन से कि जो लॉकडाउन के एनिवर्सरी के हम एक दिन पहले बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से लॉकडाउन लगा तो एक बार सब कुछ ठहर गया था। हमें भी लगता था कि शायद हमारी गाइडलाइंस से हमारी जो टाइमलाइंस हैं वो इसके कारण से कुछ गड़बड़ा जाएंगे, लेकिन मुझे खुशी है कि हमने उस समय में भी समय का उपयोग किया। राज्यों के साथ में बैठकें की, वर्चुअल बैठकें की, उनसे आग्रह किया कि ओवर द टेबल जो काम हो सकते हैं, जो प्लानिंग हो सकती है वो सब करें, लो हैंगिंग फ्रूट्स को आइडेंटिफाई करें और ताकि हम तुरंत गति से उस पर काम कर सकें। जब अनलॉक का टाइम शुरू हुआ हमने और गति से काम किया और मैं आज गर्व के साथ में ये बात कह सकता हूँ कि 25 दिसंबर जिस दिन से कट ऑफ डेट थी, गाइडलाइन इशू हुई, उससे लेकर के आज जब मैं आपसे मार्च में बात कर रहा हूँ, इस 15 महीने के कालखंड में हमने जो कुल 70 साल में जितने कनेक्शन हुए थे उससे ज़्यादा कनेक्शन दिए हैं। आज हमारा आंकड़ा जो है वो बढ़ कर के जो 3 करोड़ 23 लाख था, आज 3 करोड़ 90 लाख के आसपास हम नए कनेक्शंस दे सकें और हमारा टोटल कनेक्टिविटी जो है वो 7 करोड़ से ज़्यादा बढ़ गया है। तो जो 17% पर हम खड़े थे वहाँ से उठ कर के अब हम 37% का बेंचमार्क भी क्रॉस कर चुके हैं। जो हमने 31 मार्च के तक के लिए अपना लक्ष्य रखा था, हम उससे कहीं अधिक आगे चल रहे हैं। लगभग 1.5 लाख 2 लाख कनेक्शन के बीच में रोज़ दिए जा रहे हैं और मैं ये मानता हूँ कि अब मैं विश्वास के साथ में कह सकता हूँ और बड़े आसानी से कह सकता हूँ कि हम 2024 तक इस लक्ष्य को पूरा करेंगे, क्योंकि 2 राज्य 100% कर चुके हैं, गोवा और तेलंगाना। लगभग 52 से ज़्यादा ज़िले 100% कर चुके हैं। 85,000 गांव देश में ऐसे हैं जिसमें आज एक भी माता बहनों को घर से बाहर पानी लेने के लिए नहीं जाना पड़ता। तो निश्चित ही जब मैं ये देखता हूँ कि लाहौल स्पीति के उस गांव में, तशिंग गांव में, जहाँ जो सबसे ऊंचा मतदान केंद्र है, वहाँ जब माँ को पानी लेने के लिए घर से बाहर नहीं जाना पड़ता, पहाड़ नहीं चढ़ना पड़ता, या लाहौल या बर्फ़ में लाहौल स्पीति की घाटी में हिमाचल प्रदेश में किसी गांव में माँ को जो है बर्फ़ इकट्ठा करके और सर्दी में उसे गर्म करके पिघला करके पानी के रूप में उपयोग नहीं लेना पड़ता, तो निश्चित रूप से प्रसन्नता होती है। सर बिल्कुल, ये प्रसन्नता की बात तो है, लेकिन अगर हम इन अचीवमेंट्स की बात करें तो एक बड़ा चैलेंज ग्राउंड वाटर भी है। उसको रिचार्ज करने के लिए आगे की क्या रणनीति है? देखिए, भारत की ग्राउंड वाटर पर डिपेंडेबिलिटी सर्वाधिक है विश्व में। हम पहले पायदान पर हैं और हमारी टोटल रिक्वायरमेंट का 65% जो है वो अंडरग्राउंड वाटर से आता है। दूसरे और तीसरे पायदान पर विश्व में अमेरिका और चाइना है, लेकिन हमारा विड्रॉल इन दोनों को अगर साथ जोड़ दें तो उससे भी 1.5 गुना है। दुनिया में जितना पानी ज़मीन से निकाला जाता है उसका 25% अकेले हम भारत में दोहन करते हैं, और इस अति दोहन के कारण से निश्चित रूप से हमारे सामने चुनौती बड़ी है। लगभग देश के 20-22% ब्लॉक्स ऐसे हैं जो क्रिटिकली या ओवर एक्सप्लॉइटेड हो गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने एक पायलट प्रोजेक्ट प्रारंभ किया, एक योजना, अटल भूजल योजना। इस अटल जल योजना में देश के ऐसे 7 जिले जो सबसे ज़्यादा क्रिटिकली एक्सप्लॉइटेड हैं, जहाँ सबसे बड़ी चुनौती है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, हरियाणा है, कर्नाटक है, ऐसे 7 प्रदेश जो हैं, इन 7 प्रदेशों के भी जो 79 डिस्ट्रिक्ट्स जो सबसे ज़्यादा वर्स्ट स्टेट हैं, वहाँ हमने वर्ल्ड बैंक और भारत सरकार के फाइनेंशियल सहयोग से 6,000 करोड़ रुपए की एक योजना प्रारंभ की है, जिसे हम पार्टिसिपेटरी वाटर मैनेजमेंट पर काम कर रहे हैं। इस योजना के माध्यम से जिस दिशा में हमने काम करना प्रारंभ किया है, ये योजना और भी अनूठी इसलिए हो जाती है कि इस योजना में पहली बार देश में, अब तक हमेशा हम सप्लाई साइड पर काम करते थे कि पानी कहाँ से आएगा, पहली बार देश में जो है वो डिमांड साइड पर काम करना शुरू किया है कि हम पानी के उपयोग को कम कैसे कर सकते हैं। राज्यों ने काम करना प्रारंभ किया, मुझे लगता है कि निश्चित ही इसके अच्छे परिणाम आएंगे। लेकिन इसके साथ साथ में नरेगा में खर्च होने वाली धनराशि को जो है वो ठीक से सदुपयोग हो सके, इस दृष्टि से अटल भूजल योजना में भी जो पैसा खर्च हो उसको ठीक से सदुपयोग हो सके, उस दृष्टि से 15th फाइनेंस कमीशन ने जो अपनी ग्रांट PRIs को देनी है, पंचायती राज संस्थाओं को, उसका 30% पानी के लिए आरक्षित किया है। लगभग 15,000 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष आगे 5 साल तक मिलने वाला है। उस पैसे का भी ठीक से उपयोग हो सके, उसके लिए पहली आवश्यकता ये थी कि हम अपने एक्वाफर्स को जानें, उनको आइडेंटिफाई करें, मैप करें। देश में जो पहले इसके लिए कार्यक्रम चल रहे थे, वो कार्यक्रम जिस गति से चल रहे थे, जिस तकनीकी से चल रहे थे और जिस स्केल पर किए जा रहे थे, 1:50,000,
वो तीनों ही उचित नहीं थे। हमने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है हेलीबॉर्न टेक्नोलॉजी के हवाई जहाज के नीचे कैमराज लगा करके हम पूरे क्षेत्र का सर्वे करें, 1:10,000 की स्केल पर पिक्चर्स लें, अंडरग्राउंड वो जो है एक्वीफर्स को, डीप एक्वीफर्स तक उनको आइडेंटिफाई करें एंड ओवर द सॉइल भी जो है टोपोग्राफी को असेस करें। फिर पानी का ढलान कहाँ से किस दिशा में जाता है उसको देखते हुए किस जगह पर किस तरह की वाटर रिचार्ज एक्टिविटीज़ की ज़रूरत है। इंजेक्शन शाफ्ट बनाना है, इन्फिल्ट्रेशन गैलरी बनानी है, या जो है सोक पिट्स बनाने हैं, कि या डीप बोरवेल्स के माध्यम से रिचार्ज जो है ड्राइड बोरवेल के माध्यम से रिचार्ज करना है, पॉन्डेज क्रिएट करने। जिस जगह की जैसी आवश्यकता है वैसा हम काम कर सकें, इस दृष्टि से हम काम कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले 1 साल में हम राजस्थान, हरियाणा, गुजरात का जो सबसे क्रिटिकल एरिया है, इस पूरे को मैप करके इस दिशा में काम करना प्रारंभ कर देंगे। सर, आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई, उपयोग कम करने की। अब गर्मियाँ आ रही हैं, हमने डे ज़ीरो कई और विश्व की कई जगहों पर देखा है, कहीं ना कहीं उसकी झलक हमने बेंगलोर और चेन्नई में भी देखी थी। अब गर्मियाँ आ रही हैं, ऐसे में आपकी क्या रणनीति रहेगी? देखिए, निश्चित रूप से पानी का प्रबंधन को ठीक करना पड़ेगा और साथ साथ में पीने के पानी को प्राथमिकता सभी राज्यों को देनी पड़ेगी। यदि मैं चेन्नई की बात करूं, बेंगलुरु की बात करूं या देश के किसी अन्य हिस्से की भी बात करूं, आज हमारा पानी का जो कुल उपयोग होता है उसका लगभग 89% हिस्सा जो है वो कृषि में उपयोग होता है, सिंचाई में। दुनिया के सभी देशों में यही स्थिति है कि सर्वाधिक उपयोग जो पानी का होता है वो सिंचाई के लिए होता है। लेकिन हमें अपनी सिंचाई को और ज़्यादा प्रोडक्टिव कैसा बना सकते हैं, इस दिशा में बहुत गति के साथ में काम करने की आवश्यकता है। राज्यों को भी इस दिशा में विचार करने की आवश्यकता है। तो क्या करने की ज़रूरत है? एक बूंद पानी अगर हम खेती में बचाते हैं तो निश्चित रूप से एक बूंद पानी हम सिस्टम में जोड़ते हैं, और एक बूंद पानी अगर हम सूवेज का रीयूज़ करते हैं ट्रीट करके, तो भी हम एक बूंद पानी जो है वो सिस्टम में, वाटर सिस्टम में एक बूंद पानी जोड़ते हैं। इन दोनों विषयों पर हमको एक साथ काम करना पड़ेगा। रिसाइकल पर भी, कि हम जितना पानी जब जो है उपयोग होने के बाद में निकलता है, वेस्ट वाटर है, और मुझे लगता है कि अब उसे वेस्ट वाटर कहना भी बंद कर देना चाहिए, उसको ट्रीट करके और वापस हम कृषि या इंडस्ट्री के उपयोग में लें, ताकि उतनी क्वांटम में पानी जो है हम बचा सकें और उसको पीने के पानी के उपयोग में ले सकें। देश में अनेक शहरों ने इस तरह के मॉडल किए हैं कि जहां उन्होंने जो पानी इंडस्ट्री के कोटा का पानी था, इंडस्ट्री को सूवेज ट्रीटेड पानी दे करके वो पानी उनके खाते में दे करके जो उनके कोटा का पानी था वो पीने के पानी के लिए यूज़ किया। हमें इस तरह के प्रबंधन को करने की आवश्यकता है। जहाँ तक सिंचाई का प्रश्न है, माइक्रो इरिगेशन को बढ़ावा देना पड़ेगा। भारत की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में उसे सपोर्ट करने के लिए काम कर ही रही है, लेकिन इसको और अधिक गति प्रदान करने की आवश्यकता है। राज्यों को इसमें और अधिक गंभीरता के साथ काम करना है। अब निश्चित रूप से समय आ गया है कि देश में किसान को भी इस बात की चिंता करनी पड़ेगी कि उसे क्या उगाना चाहिए और कैसे उगाना चाहिए। आज दुनिया में ऐसा कहा जाता है कि हमारा पानी जो है लीस्ट प्रोडक्टिव वाटर है। हमारे यहाँ 1 किलो चावल पैदा करने के लिए 5-6 हज़ार लीटर पानी की आवश्यकता होती है, वेरेज चाइना उसी क्वांटिटी का चावल जो है वो 350 लीटर पानी में उगाता है। तो हमको भी अपने जो है प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, पानी की प्रोडक्टिविटी को। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द यील्ड, पानी की प्रोडक्टिविटी को। और हमें इस बात की चिंता करनी पड़ेगी कि किस जगह पर क्या उगाया जाना चाहिए। यदि हम ये कर पाएंगे, मैं उदाहरण देना चाहता हूँ हरियाणा का। उन्होंने पानी बचाने के लिए सरकार ने योजना बनाई कि पैडी से अगर कोई आदमी मेज़ पर, मक्का पर ट्रांसफ़र करेगा तो उसको वो 100% प्रिक्योरमेंट गारंटी देंगे मक्का की, और प्लस साथ में उसको एक फिक्स्ड अमाउंट जो है इंसेंटिवाइजेशन भी करेंगे। और उसके कारण से मुझे बताया गया कि एक लिमिटेड एरिया के लिए उन्होंने स्कीम अनाउंस किया था, और लगभग 1 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन जो है वो उसके कारण से ट्रांसफ़र हुई है। अब सरकार ने जो सपोर्ट किया उसके कारण से मक्का और चावल के उगाने के अनुपात में जो पानी का फ़र्क है उसको अगर हम देखेंगे तो बहुत बड़ी मात्रा में पानी बचाने में उन्होंने सफलता प्राप्त की है। चावल की देश को आवश्यकता भी नहीं थी कि हम और ज़्यादा चावल को उगाएं या उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला है।
तो निश्चित रूप से इस तरह के इंटरवेंशंस को करते हुए भी सरकार को और राज्यों की सरकारों को मिलकर के पानी बचाने के लिए काम करना चाहिए। मिहिर शाह कमेटी ने अपने रिकमेंडेशंस दे दिए हैं, कब हम देखेंगे अपडेटेड वाटर पॉलिसी फॉर इंडिया? देखिए, अभी मिहिर शाह कमेटी ने अपना रिपोर्ट दिया है, हम विभाग के उसका स्तर पर अध्ययन कर रहे हैं और एक प्रक्रिया है, नीति आयोग में जाएगी, नीति आयोग उसका अध्ययन करेगा, उसके बाद में इसको पब्लिक डोमेन में लाएंगे, पब्लिक से भी सारे कमेंट्स लिए जाएंगे, उसके बाद में कहीं जाकर के हम फॉर्मुलेटेड पॉलिसी जो है नई ला पाएंगे। और एक ब्यूरो बनाने की भी बात कही गई है फॉर वाटर एफिशिएंसी, उस पर क्या काम हो रहा है? देखिए, अभी तो विचार के स्तर पर है, लेकिन मैं मानता हूं कि इस तरह के ब्यूरो की आवश्यकता है और इस तरह का ब्यूरो बनना चाहिए ताकि वाटर यूज़ एफिकेसी पे भी, क्योंकि पानी ऐसी कमोडिटी है जो अब देश की दुनिया के लिए तो चिंता का विषय ही है, देश के लिए और भी बड़ा चिंता का विषय है। इसलिए कब कौन कहाँ कितना कैसे उपयोग कर रहा है या दुरुपयोग कर रहा है, इसके बारे में अब समय आ गया है कि हमको कहीं ना कहीं एक दृष्टि जो है वो बनानी ही पड़ेगी। बिल्कुल सर, चलते चलते देश को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, अभी जल शक्ति अभियान माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रारंभ किया है। कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स, जहाँ कहीं भी बरसात की एक बूंद गिरे हम उसको किस तरह से सहेज सकते हैं, घर का पानी घर में, गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में हम किस तरह से रोक सकते हैं, और जो पानी हमने संचित किया उस पानी का किस तरह से विवेकपूर्ण उपयोग करें। यही मंत्र अगर हम सब लोग लेकर के चलेंगे तो देश के सभी लोग अगर एक दिशा में सोचते और चलते हैं तो देश निश्चित रूप से 130 करोड़ कदम आगे बढ़ता है। और मैं ये मानता हूँ कि अब हम सबको इस दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। बिल्कुल, साथ मिलकर काम करना होगा। आप हमसे जुड़े, आपने हमसे बातें की, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।